Hello students, so again we are here to study a prayer for my daughter. As you know that a prayer for my daughter is one of the best lyric ever written by W.B. Yeats. W.B. Yeats द्वारा रचित ए प्रेयर फॉर माई डॉटर उनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। और सबसे पहले हम लोगों ने W.B. ईट्स के बारे में काफ़ी सारी स्टडी की, उसके बाद हम लोगों ने इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट किया है। तो इसके इनिशियल जो पैसेजेस हैं, जो शुरुआती पैराग्राफ्स हैं, उनकी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस स्टूडेंट्स, तो इन द प्रीवियस लेक्चर I have told you what kind of vision and what kind of thinking and what kind of approach W.B. Yeats has, and what is the expectation he has from his daughter. Means what he expects from her daughter. वो अपनी बेटी से आखिर चाहता क्या है, वो ईश्वर से किस प्रकार की प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी बेटी को सौंदर्य देना, किंतु ऐसा सौंदर्य न देना जो कहीं न कहीं उसे चरित्र की जो सुचितापूर्ण सीमाएं हैं, जो नाइस लिमिटेशंस ऑफ कैरेक्टर हैं, जो ग्लोरियस लिमिटेशंस ऑफ कैरेक्टर हैं, वो न रह जाए उसके अंदर। कहीं ऐसा न हो कि सौंदर्य की जो आदर्श सीमाएं हैं, जो सभ्य समाज की सीमाएं हैं, कहीं वो उस सौंदर्य के चक्कर में उसको पार न कर जाए। इसलिए W.B. Yeats, as I have explained in the last para, कि ही प्रेज गॉड कि मेरी बेटी को ऐसा सौंदर्य मत देना परमपिता परमेश्वर जो कहीं न कहीं उसको चरित्र के आदर्श मापदंडों से अलग कर दे। और अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हाउ डेंजरस द फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ फिजिकल ब्यूटी कैन बी, what ill effects, what the wrong effects can be come before us if we are ultimately in the impression of physical beauty. किस प्रकार से दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं भौतिक सौंदर्य के, जो अज्ञानता पूर्वक सौंदर्य का उपयोग और उपभोग किया जाता है। तो उन बातों को अपनी जस्टिफाई करने के लिए कि जो सोच है W.B. ईट्स की किस तरह की है, तो अगले पैसेज में W.B. ईट्स हैज selected some examples, some illustrations from classics, from ancient myths, प्राचीन पौराणिक कुछ घटनाओं का उदाहरण लेता है। साथ ही हमारे तमाम जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों से कुछ एग्जाम्पल उठाता है W.B. ईट्स, सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि सौंदर्य के किस प्रकार से उपभोग और किस प्रकार से उपयोग हुए हैं और उनके किस प्रकार के परिणाम रहे हैं, और उनके माध्यम से वो अपनी बेटी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। कहता है, आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग रेडी होंगे नेक्स्ट पैसेज के लिए। कहता है हेलेन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हेलेन का जिक्र करता है W.B. ईट्स। जैसा कि मैंने जब W.B. ईट्स को पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि W.B. ईट्स की पोएम्स की एक खास बात है कि उसमें बहुत सारी मिथ का वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा।
बहुत सारी मिथिकल स्टोरीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, मिथिकल इलस्ट्रेशंस और कोटेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिथिकल मैंने समझाया था कि एक विशेष धर्म का जो इतिहास होता है, जो उसका जो पुराण होता है, उसके जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनकी आस्थाओं के जो रिकॉर्ड होते हैं एंशियंट टाइम के, उनको मिथ कहते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए तमाम सारी मिथ हैं, रामायण की, महाभारत की, तमाम वेदों की, पुराणों की। मुस्लिमों के लिए तमाम मिथ्स हैं, उनके कुरान में, हदीस में तमाम सारी कहानियाँ उसमें हैं प्रेरणा देने के लायक। क्रिश्चियंस के लिए तमाम सारी मिथिकल स्टोरीज़ उनको उनके धर्म ग्रंथ बाइबल में मिलती हैं। तमाम सारी स्टोरीज़ हैं उनकी लाइफ को इंस्पायर करने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम सारी कथाएं और वर्णन होते हैं, उन्हीं को हम मिथ मानते हैं, उन्हीं को हम मिथिकल कहते हैं, पौराणिक कहते हैं। तो यहाँ पे W.B. ईट्स ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हेलेन वर्ड का इस्तेमाल किया। हेलेन एक मिथिकल कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि बहुत पहले हेलेन नाम की कोई एक लड़की हुआ करती थी। इट इज़ कंसीडर्ड दैट हेलेन इज़ द ब्यूटीएस्ट गर्ल ऑफ दिस यूनिवर्स। ईसाइयों के मिथ में माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लड़की हेलेन थी, राइट। इसकी मिथ है, इसकी एक स्टोरी है। एक्चुअली ये माना जाता है कि प्राचीन काल में लिडा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की थी, अत्यंत सुंदर स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, माने मोस्ट ब्यूटीफुल। ये मिथ है, ये पुराणों की कथा है क्रिश्चियंस की। आगे चल कर के इसको आप एमए में पढ़ेंगे भी, ये पूरी की पूरी पोयम के रूप में स्टोरी है। तो एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था लिडा। एक बार वो नेकेड फॉर्म में, नग्न अवस्था में एक तालाब के अंदर स्नान कर रही थी। तो उस वक्त आकाश मार्ग से एक देवता जा रहे थे, ज्यूस जिनका नाम था, ZEUS, ज्यूस। वो आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे और अचानक उनकी दृष्टि उस नग्न अवस्था में स्नान कर रही अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी और वो उस पर मुग्ध हो गए। और उस मुग्धता में उनके मन में ये विचार आया कि वी शुड इस्टेब्लिश फिजिकल रिलेशन विद दिस गर्ल। वो उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन में आना चाहते थे, इतना ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो गए उसकी फिजिकल ब्यूटी से। तो स्टूडेंट्स, इसको आप आगे पढ़ेंगे जब PG लेवल पे पहुंचेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो नीचे आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हेलेन का जिक्र आ गया है। ये मैंने आपको बताया था कि W.B. ईट्स बहुत सारे मिथ्स को लेके आते हैं, पुराणों की से उद्धरण उठा लेते हैं, पुराणों से तमाम सारे एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो कई बार जब तक आप उस कहानी को न समझें तब तक आप समझ नहीं सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली W.B. ईट्स वांट टू से, राइट। तो ज्यूस आते हैं और उस ज्यूस आते हैं नीचे और अपने वास्तविक रूप में ना करके हंस का रूप धारण करके आते हैं, स्वान के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? हंस का रूप धारण करके आते हैं, मजबूत पंजे और मजबूत चोंच लेकर के आते हैं और उस लड़की पर प्रहार करते हैं। आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर सीधे उतरते हैं और बलपूर्वक, बाय द पावर, अपनी जो ताकत है उसका प्रयोग करते हुए उस लड़की को बलपूर्वक फिजिकल रिलेशन में लाते हैं
and you can say that she was forcibly raped. और उसके रेप का रिजल्ट ये था कि जो लीडा थी, लीडा और स्वान आप कह सकते हैं, लीडा एंड स्वान, लीडा एंड स्वान नाम की एक कविता W.B. ईट्स ने लिखी है। आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो एमए फाइनल ईयर में आप उसको पढ़ेंगे, जब आप एमए फाइनल में पहुंचेंगे। लीडा एंड स्वान की एक पूरी पोयम है, W.B. ईट्स ने ही लिखी है, जहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिलेगा, राइट। तो W.B. ईट्स कहता है कि लीडा एंड स्वान के बीच जो ये रिलेशन बना, इस रिलेशन से लीडा को प्रेगनेंसी हो गई, सी बिकेम प्रेग्नेंट, और उसके बाद उस जो उसने कंसीव कर लिया था, जो उसको गर्भ हो गया था, तो उससे जिस लड़की का जन्म, एक बच्ची का जन्म होता है, आगे चल कर के एक लड़की का जन्म होता है, उसी लड़की का नाम है हेलन। क्या नाम है? हेलन नाम है, राइट। जो लीडा और स्वान के, लीडा और ज्यूस के इलीगल रिलेशन का रिजल्ट थी, तो उस लड़की का क्या नाम हुआ? नाम हुआ उसका हेलन। और हेलन इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने, लेकिन आप लोग ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये एमए प्रीवियस में आप लोग नेक्स्ट ईयर अगर आप इंग्लिश एमए करते हैं तो आपको जानने के लिए मिलेगा। डॉक्टर फास्टस एक प्ले है जॉन वेबस्टर का, जॉन वेबस्टर, आई एम सॉरी, एक प्ले है डॉक्टर फास्टस, और इसको क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखा, तो उसमें भी आपको हेलन का जिक्र मिलेगा। ये एक मिथ है, पुराणों की कथा है। तो वो हेलन क्या करती है, आगे चल करके जब यंग होती है, जवान होती है, बड़ी होती है, तो वो थोड़ा सा अपने सौंदर्य में इतनी ज़्यादा वो मुग्ध हो जाती है अपने सौंदर्य पर, कि वो क्या करती है कि एक पेरिस नाम का यंग आदमी होता है, नौजवान आदमी होता है, उसके साथ वो भाग जाती है, और उस भागने का परिणाम ये होता है कि ये पूरे के पूरे उसकी कम्युनिटी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, ग्रीस के लिए पूरे प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। और उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में ट्रॉय का युद्ध हो जाता है। ट्रॉय का युद्ध उसी तरीके से युद्ध माना जाता है क्रिश्चियंस में, जैसे भारत में महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, वैसे उनके यहाँ ट्रॉय का युद्ध हो गया इसी लड़की को वापस लाने के लिए जो भाग गई थी। उसको पेरिस के साथ जो उसने संबंध बना लिए थे, उसको पुनः वापस लाके अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बहुत बड़ा युद्ध होता है, जिसको वार ऑफ ट्रॉय के नाम से जाना जाता है, ट्रॉय के युद्ध के नाम से जाना जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब शायद ये पंक्ति आपके समझ में आए कि हेलेन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। हेलेन ने जो अपनी लाइफ चूज किया था, मैंने जो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया था, भाग गई थी जिसके, अभी अगर ये आपको स्टोरी मैं ना बताता तो आप ये समझ ना पाते कि है क्या ये। तो W.B. ईट्स इज गिविंग द एग्जाम्पल, जैसा कि W.B. ईट्स ने पहले कहा कि मालिक मेरी बेटी को वो सौंदर्य मत प्रदान करना जो उसके लिए नुकसानदायक हो, जो उसको उसके रास्ते से भटका दे, उसके चरित्र में विकार पैदा कर दे, जिससे सामाजिक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बिगड़ जाए, गलत रास्ते पे न जाने पाए। तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए कि सौंदर्य ने किस तरीके से तमाम चरित्रों को बर्बाद किया है, तमाम लोगों को बर्बाद किया है, तो उसका एग्जाम्पल वो उठाना शुरू करता है। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। तो इन व्हाट वे हेलन हैज सेलेक्टेड एज अ लाइफ पार्टनर टू पेरिस, जिस तरीके से पेरिस को उसने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था,
उसको लगा था कि वी आर द बेस्ट टू अंडरस्टैंड, हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं। एंड इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ब्यूटी, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द ग्लैमर ऑफ ब्यूटी। ये सौंदर्य का ग्लैमर है कि हेलेन कुड नॉट अंडरस्टैंड वेल कि व्हाट शी इज सेलेक्टिंग, इट इज़ राइट और रॉन्ग, व्हाट लाइफ शी हैज चूजन टू सर्वाइव विथ। जो जीवन उसने चुना, जिसके साथ रहने के लिए ज़िंदगी उसने चुन ली, जो निर्णय उसने ले लिया पेरिस के साथ भागने का, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी लाइफ सुखद नहीं रही। फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, उसका पूरा जीवन नीरसता से भर गया। क्योंकि जिसके प्रेम के लिए सारी दुनिया में इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाए, जिस हेलेन के सौंदर्य मात्र ने ट्रॉय का युद्ध करा दिया। स्टूडेंट्स, आप लोग डॉक्टर फास्टस जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लाइन आती है हेलेन के बारे में, जो डॉक्टर फास्टस बोलता है उस नाटक के अंत में, उसको आप आगे पढ़ेंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेलेन के इस निर्णय ने कितना नुकसान किया था। अपने सौंदर्य के पागलपन में हेलेन ने पेरिस के साथ भागने का जो निर्णय ले लिया था, उससे ट्रॉय का युद्ध हो गया, और वो युद्ध कितना भयानक रहा उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब हेलेन का जिक्र आता है, आगे आप डॉक्टर फास्टस में पढ़ेंगे नाटक में, वहाँ लिखा गया है कि डॉक्टर फास्टस कहता, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड थाउजेंड्स शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। वहाँ लिखा गया है कि क्या ये वही चेहरा है, हेलेन के चेहरे को देख के कहा जाता है, क्या ये वही चेहरा है, क्या ये वही सौंदर्य है जिसके कारण लॉन्च्ड थाउजेंड्स शिप्स, हजारों जहाजी बेड़े समुद्र में उतार दिए गए थे युद्ध के लिए, और बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम, और इलियम के तमाम सारी बड़ी बड़ी मीनारें जल करके खाक हो गई थी। इतनी बड़ी जनधन की हानि हुई थी कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आज भी जब ट्रॉय के युद्ध का जिक्र होता है तो उसमें मिलता है कि इलियम जो योद्धा था, उसके टॉपलेस टावर, माने इतने ऊंचे ऊंचे जो टावर थे, मीनारें थी, सब ध्वस्त हो गई, जल करके खाक हो गई। कई कई हजार जहाजी बेड़े समुद्र में उतार दिए गए थे युद्ध के लिए। ट्रॉय का युद्ध इतना भयानक हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि हेलेन के एक गलत निर्णय ने कितने बड़े युद्ध को, मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। और ये गलत निर्णय कहीं न कहीं जिस चीज़ से प्रेरित था, वो हेलेन की अपनी खूबसूरती थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसने अपने सौंदर्य के प्रभाव में इस तरीके का निर्णय ले लिया। उसके अंदर जो सौंदर्य को लेकर के घमंड था अपने अंदर, उस चीज़ ने इन चीज़ों के लिए उसको प्रेरित कर दिया ऐसा निर्णय लेने के लिए। ओके, इसलिए W.B. ईट्स हेलेन का एग्जाम्पल दे के ये बताना चाहता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना, बहुत सुंदर बनाना, लेकिन इतनी सुंदरता उसको मत देना कि जिससे वो चरित्रहीन हो जाए, उसका चरित्र खराब हो जाए, वो सही गलत का फ़र्क न कर सके, उसके अंदर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान न रह जाए, उसे इस बात का ख्याल न रह जाए कि सौंदर्य के प्रभाव में जो मैं कर रही हूँ, उससे कहीं हमारे माता पिता का नाम तो नहीं डूब जाएगा, हमारे परिवार का नाम तो इस समाज में नहीं उछल जाएगा। राइट? ऐसे शौक न पाले जाए उस सौंदर्य के प्रभाव में
जो उनके बुज़ुर्गों की पगड़ी, उनके बुज़ुर्गों का सम्मान समाप्त कर दे। मुझे एक लाइन याद आ गई स्टूडेंट्स, किसी बड़े शायर ने लिखा कि गम दे खुशी दिया मुझे कुछ भी मलाल दे, गम दे खुशी दिया मुझे कुछ भी मलाल दे, जो कुछ तुम्हारे पास है झोली में डाल दे। और उस शौक़ से बेहतर तो है यारों खुदकुशी, जो समाज में बुज़ुर्गों की पगड़ी उछाल दे, जो समाज में बुज़ुर्गों की पगड़ी उछाल दे। स्टूडेंट्स, इट्स बेटर टू डाई देन टू डिसऑनर आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, आवर सोसाइटी। समाज में अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज का नाम डुबोने से अच्छा है कि वो व्यक्ति मर जाए। राइट स्टूडेंट्स, W.B. Yeats says that किसी भी लेवल पर हम सौंदर्य के प्रभाव में अपने समाज में अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को यदि हम खोते हैं तो W.B. Yeats कहता है कि वो सौंदर्य किसी काम का नहीं है। जिस हेलेन के सौंदर्य ने ट्रॉय का युद्ध करा दिया, न जाने कितने लोग मारे गए, उसमें कितने लोगों के परिवार उजड़ गए। इसलिए W.B. Yeats कहता है कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बेटी को वो ब्यूटी मत देना। राइट, पहला एग्जाम्पल W.B. Yeats ने दिया हेलेन का। हेलेन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल्ड फ्रॉम ए फूल। और उस मूर्ख, ये मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया है उसी पेरिस के लिए जिसके साथ वो भागी थी, जिसके साथ वो इलोप कर गई थी। तो स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि सौंदर्य के प्रभाव में आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और आप किसी न किसी गलत मूर्ख व्यक्ति का चयन कर लेते हैं प्रेम करने के लिए, और उस मूर्खता के कारण, उस मूर्ख व्यक्ति का चयन करने के कारण आपको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही बात W.B. Yeats कहता है कि हेलेन हैज़ टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स ड्यू टू दैट फूल। उस मूर्ख व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से हेलेन को तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जिस सौंदर्य और जिस संबंध के कारण आपके अपने ही आपको संदेह की निगाह से देखने लगें, आपको देख करके उनको शर्मिंदगी होने लगे, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में यदि आपने प्रेम भी किसी से किया है तो उस प्रेम में आपको दूर हो जाना चाहिए। उस प्रेम को छोड़ देना ही बेहतर है। राइट, मेरा एक बड़ा पॉपुलर गीत है, बड़ा प्रसिद्ध गीत है, उसमें की प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि अपने ही जब लेकर बैठे संबंधों की ऊंट, अपने ही जब लेकर बैठे संबंधों की ऊंट, अपने ही जब लेकर बैठे संदेहों की ऊंट। जब अपने लोग ही डाउट करने लगे, अपने ही जब लेकर बैठे संदेहों की ऊंट, और नयन अपनों के ही जब देते रहते चोट, प्रणय प्रतीक्षा रत जन्मों का पाप समझते लोग, कैसे खुश रह पाएंगे हम पाकर ये संयोग। शायद विधि को भी अपना संबंध नहीं मंजूर, चलो फिर हो जाएं हम दूर, चलो फिर हो जाएं हम दूर। स्टूडेंट्स, इट्स बेटर टू बी सेपरेट योर सेल्फ इवन इन योर लव रिलेशन when it is troublesome for your family, for your society, for your parents। अगर ये आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए ट्रबलसम हो जाए
तो ये मान लेना चाहिए कि ये हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है कि हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम ए फूल। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल और देता है डब्ल्यू.बी. ईट्स, व्हाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे being fatherless could have her way, yet choose a bandy-legged smith for man। डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है कि while the great queen, यहाँ पे एक ग्रेट क्वीन जो वर्ड आया है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी एक मिथ है। एक ग्रेट क्वीन आया है, एक वीनस नाम की एक माना जाता है कि एक बहुत सुंदरी थी। ये भी पुराणों की कथा है, क्रिश्चियंस की पुराणों की कथा, ग्रीक मिथ है ये, ग्रीक मिथ में आता है। ये एक वीनस नाम की एक बहुत ही सुंदर एक कन्या थी जो कि समुद्र के झाग से पैदा हुई थी। जो समुद्र होता है, जो ओशन होता है, उसमें जो जल होता है, लहरें उठती, उसमें जो झाग पैदा होता है, तो उस झाग से इसका जन्म हुआ था। और जिसका चूंकि समुद्र के झाग से इसका जन्म होता है वीनस का, तो ये माना जाता है कि फादरलेस है, माने इसका पिता कोई नहीं है। राइट, क्लियर। ये सीधे समुद्र से जन्म लेती है। तो उसका वर्णन करते हुए कहता है कि व्हाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ स्प्रे, आउट ऑफ स्प्रे मतलब वो जल की जो धारा होती है, उससे उसने जन्म लिया था। बीइंग फादरलेस, और उसके पिता भी नहीं थे। कहीं न कहीं पिता का साया होना सर पे बहुत आवश्यक होता है। पेरेंट्स का दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। राइट, कई बार बच्चों को सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो ऐसे में उनके पेरेंट्स उनके गाइड का काम करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। तो डब्ल्यू.बी. ईट्स कहता है कि वो क्वीन क्या थी कि सीधे समुद्र से उसने जन्म लिया था, और बीइंग फादरलेस, उसके पिता नहीं थे। कुड हैव हर वे, और उसका परिणाम ये रहा कि वो अत्यंत सुंदर थी। सीधे समुद्र की कन्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन उस सौंदर्य के प्रभाव में उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लिया। चूज ए बैंडी लेग्ड, बैंडी लेग्ड माने लंगड़ा, लेम दैट यू कॉल, स्मिथ फॉर ए मैन। उसने एक स्मिथ माने लोहार, उसने एक लंगड़े लोहार को अपना जीवन साथी चुन लिया। राइट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड रादर कि व्हाट इज राइट फॉर अस एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है। तो डब्ल्यू.बी. ईट्स बार बार आप लोगों को ये सजेस्ट करता है, अपने रीडर्स को ये सजेस्ट करता है कि इन द इंप्रेशन ऑफ लव ऑफन यू कमिट मिस्टेक बिकॉज द ओवर प्राउड, द स्नोबरी ऑफ ब्यूटी समटाइम्स मिसगाइड यू। जो सौंदर्य का दंभ होता है, घमंड होता है, वो आपको सही और गलत रास्ते के चयन में, आपके मार्ग में बाधा बन जाता है। आपको लगता है कि व्हाट यू आर चूजिंग दैट इज करेक्ट। राइट, इवन यू डोंट ट्रस्ट ऑन योर पेरेंट्स, इट सीम्स दैट द वे यू आर ऑप्टिंग दैट इज करेक्ट। आपको लगता है कि जिस रास्ते का चयन हम कर रहे हैं वही सही है। राइट, तो ये दो एग्जाम्पल्स डब्ल्यू.बी. ईट्स ने पुराणों से निकाले, पौराणिक कथाओं से निकाले, ग्रीक मिथ से निकाला उन्होंने, और आपको ये बताने का प्रयास किया कि
कि सौंदर्य ने किस तरीके से नुकसान किए हैं। सौंदर्य के प्रभाव ने, सौंदर्य के घमंड ने न केवल उस व्यक्ति का नुकसान किया है, बल्कि साथ साथ पूरी की पूरी पीढ़ी का नुकसान किया है, पूरे के पूरे समाज का नुकसान किया है। आगे WB Yeats says, "It is certain that fine women eat a crazy salad with their meat." कहता है निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं, आजकल की फाइन वुमेन हैं, बड़ी खूबसूरत महिलाएं हैं, who are very much conscious about their beauty always, जो अपने सौंदर्य को लेकर के सदैव बड़ी सचेत रहती हैं। Their initial target is to maintain her beauty, nothing else. Whatsoever happen, they doesn't think the initial concern they have only to maintain the physical beauty to attract others. दूसरों को आकर्षित करने के लिए वो अपने सौंदर्य को हमेशा मेंटेन करना चाहती हैं। इसलिए WB Yeats कहता है कि ये जो खूबसूरत महिलाएं हैं, अपने खाने के साथ अपने जो वेज या नॉन वेज जो भी वो खाती हैं, विद देयर मीट, अपने खाने के साथ, वो नॉन वेज या वेज कुछ भी हो सकता है, मीट को लेकर के आप बहुत कंसर्न ना हो, तो अपने भोजन के साथ न जाने कौन सा वो क्रेजी सैलेड खाती हैं, पता नहीं कौन सा घमंड का सलाद मिला लेती हैं अपने भोजन के साथ, कि उसका प्रभाव कई बार उनको भुगतना पड़ता है। Many times they repent on their decisions. WB Yeats says, a great modern poet WB Yeats, who is very much worried about the present generation, the modern age, the glamour, the fashion, the useless pomp and show of the society. He is very much afraid. He is very much worried about the future of his daughter. अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के WB Yeats इतना चिंतित है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आधुनिक युग की जो सुंदर महिलाएं हैं, न जाने घमंड का कौन सा सलाद अपने भोजन के साथ वो खाती हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जो उन्हें भ्रष्ट बना देता है, उनका सौंदर्य उनके लिए भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है, उनकी चरित्रहीनता का कारण बन जाता है। इसलिए ईश्वर से वो प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी को ऐसा सौंदर्य मत देना ईश्वर। ए क्रेजी सैलेड विद देयर मीट वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। कहता बहुत कुछ अच्छा होने से शेष रह जाता है उनके जीवन में। ओनली रॉन्ग थिंग हैपन्स एंड गुड थिंग्स नेवर हैपन्स। अच्छी चीजें नहीं होती हैं, सच्ची चीजें उनके जीवन में रहने से शेष रह जाती हैं और तमाम सारी बुराइयां उनके जीवन में आ जाती हैं। राइट? इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, WB Yeats चाहता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, नेक्स्ट जो पैसेज WB Yeats ने लिखा है ये और भी अच्छा है। वो कंपेयर करता है, WB Yeats कंपेयरिंग व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कोर्टेसी और ब्यूटी। नाउ दिस पैराग्राफ is important for the presentation of the comparison in between courtesy, the manner and the beauty. यहाँ WB Yeats कंपेयर करता है सौंदर्य को और शिष्टाचार को। कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो बहुत सुंदर लोग होते हैं, वो सौंदर्य उनके अंदर इतना घमंड भर देता है
कि वो अपना जो जीवन का शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार जो जीवन का सबसे बड़ा गहना है, द ग्रेटेस्ट ऑर्नामेंट फॉर ए मैन इज courtesy, राइट। स्टूडेंट्स, जीवन का सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा नेकलेस अगर कुछ है तो व्यक्ति का, उसका संस्कार है, उसका शिष्टाचार है। लेकिन ये सौंदर्य का घमंड शिष्टाचार को समाप्त कर देता है। इसलिए W.B. Yeats कहता है कि इन courtesy I did have her chiefly learned. Students, W.B. Yeats wishes that, oh God, more than the beauty, I wish for courtesy for my daughter. I want my daughter to be prosper in the treasure of courtesy, not the treasure of beauty. W.B. Yeats चाहता है कि मेरी बेटी के पास मुख्य रूप से जो खजाना हो वो शिष्टाचार का खजाना हो। सौंदर्य का खजाना परमपिता परमेश्वर मेरे मालिक देना न देना, लेकिन मेरी बेटी को शिष्टाचार और संस्कार जरूर देना। क्योंकि जो मॉडर्न जनरेशन की हीट है, ये जो आधुनिक युग की गर्मी चारों ओर फैली हुई है, where men are not understanding what exactly the right way, what the way is to be selected, किस रास्ते का चयन किया जाए, what is right, what is wrong, what way is directing us in what way, कौन सा रास्ता हमें किस तरफ ले जा रहा है। मेरे मालिक इस भटकाव के दौर में, इस अनैतिकता के हिलते हुए धरातल पर, मानवीय मूल्यों के गिरते हुए अस्तर के धरातल पर, मेरी बेटी को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है शिष्टाचार की और संस्कार की। इसलिए ओ गॉड, प्रोवाइड courtesy and manner, well etiquette to my daughter, अच्छे संस्कार मेरी बेटी को मिले, राइट। W.B. Yeats says, hearts are not had as a gift, but hearts are earned. Students, you can underline this line. Students, मजा तो तब आता है, डियर स्टूडेंट्स, मजा तो तब आता है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, राइट। स्टूडेंट्स, W.B. Yeats कहता है कि हार्ट्स आर नॉट हैड एज गिफ्ट, दिल उपहार में नहीं मिलता कि किसी को गिफ्ट में दे दो, राइट, क्लियर। हार्ट इज नॉट द मैटर ऑफ गिफ्ट एंड प्रेजेंट। दिल उपहार में नहीं दिया जाता और लिया जाता है, राइट। W.B. Yeats says, hearts are not had as a gift. ये जो आपका हृदय है, इस दिल को संभाल के रखो। बहुत संभालने की चीज है, कहीं हाथों से फिसल न जाए। इस दिल को किसी को गिफ्ट मत कर देना, हमने उन्हें दिल दे दिया है, नहीं। किसी ने आपको दिल दे दिया है, आपके सौंदर्य को देख के कोई आपको दिल दे बैठा, नहीं। बट हार्ट्स आर अर्न्ड,
बल्कि दिल तो जीता जाता है अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने शिष्टाचार से, अपने सद्व्यवहार से। इसलिए WB इट सेज दैट मोर देन ब्यूटी, द phenomena what is important is the courtesy, is the character, is the manner. इसलिए WB ईट्स कहता है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपका आचरण, आपका चरित्र, आपका शिष्टाचार है। क्योंकि हृदय सौंदर्य के चक्कर में गंवा देने की चीज नहीं है, बल्कि हृदय, आपको चाहिए कि किसी का हृदय जीतना है तो हृदय जीतने के लिए अपने शकल का प्रयोग मत कीजिए, अपने सौंदर्य का प्रयोग मत कीजिए, बल्कि किसी के दिल को जीतिए अपने चरित्र से, अपने आचरण से। WB Yeats says, by those that are not entirely beautiful, by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool for beauty's very self, has charm made wise. WB Yeats is very much concerned about the beauty. WB Yeats is very much concerned about character, but ultimately we cannot say that WB Yeats is always against the beauty. ऐसा नहीं कि WB Yeats पूरी तरीके से सौंदर्य के खिलाफ है, राइट? बल्कि उसका जो मानना है सौंदर्य को लेकर के, वो कैरेक्टर को प्राथमिकता देता है, राइट? वो चरित्र को प्राथमिकता देता है। वो किसी भी लेवल पर प्राथमिकता कभी भी आपके उस आचरण को नहीं देता है जो सौंदर्य के प्रभाव में पढ़ करके अपने आप को समाप्त कर देता है, राइट? इसलिए वो कहता है कि सौंदर्य में निश्चित ही बहुत शक्ति है, राइट? बाय दोस दैट आर नॉट इंटायर्ड ब्यूटीफुल, येट मेनी दैट हैव प्लेड द फूल। वो सौंदर्य को कमतर नहीं आंकता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि शिष्टाचार कहीं न कहीं उससे अधिक शक्तिशाली है, राइट? वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं, yet many that have played the fool for beauty's very self। बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो सुंदरता के नशे में डूबे रहते हैं, राइट? वो सुंदरता के सपने में खोए रहते हैं, केवल सौंदर्य को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि सौंदर्य के पीछे का जो आचरण है कहीं अच्छा है कि नहीं अच्छा है, राइट? Yet many that have played the fool for beauty's very self। WB Yeats is telling कि बहुत लोग इस सौंदर्य के चक्कर में मूर्ख बन जाते हैं। वो केवल सुंदरता को देख करके, फिजिकल ब्यूटी को देख करके उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में सौंदर्य ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, उस सौंदर्य के पीछे छुपा हुआ जो चरित्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कोई केवल सुंदर है यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है? नहीं, उसके अंदर का शिष्टाचार, संस्कार, WB Yeats उसकी ओर इशारा करता है। हैज चार्म मेड वाइज एंड मेनी अ पुअर मैन दैट हैज रोब्ड। बहुत से लोग तो बर्बाद हो जाते हैं, राइट? बहुत से लोग मूर्ख बन जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं,
राइट। वो अपनी निगाहों को उस सौंदर्य से दूर रख ही नहीं पाते हैं। उनके आकर्षण का केंद्र एकमात्र केवल सौंदर्य होता है। वो सारा दिन रात, उनको पुअर मैन कहता है W.B. ईट्स। वो बेचारे हैं, वो दया के पात्र हैं जो अपना जीवन केवल और केवल सौंदर्य में बर्बाद कर लेते हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलबेड। तमाम सारी स्त्रियां ऐसी अपने आप को समझती हैं, वो अपने आप को प्रेमिका समझ बैठती हैं, जबकि वो वास्तव में जो लोग उनको देखते हैं, ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझें। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलबेड। जो लोग अपनी निगाहों में वासना भरे हुए हैं, हैविंग ए लस्ट इन देयर आईज एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ब्यूटी, तो ट्राई टू फाइंड आउट द लस्ट इन देयर आईज। डोंट बी मिसगाइडेड, डोंट बी फूल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर बिलबेड ऑफ दैट सर्टेन वन। अपने आप को प्रेमिका समझने की भूल मत कर बैठना कि वो तो मुझे बहुत प्यार करता है। अल्टीमेटली आपका सौंदर्य उसे आकर्षित कर रहा है, इसलिए वो आपकी ओर इतना ज्यादा आकर्षित है। उसको दिल दे मत बैठना आप, उसको, अपने आप को आप उसकी प्रेमिका मत बना बैठना, क्योंकि ये आपका नुकसान कर सकता है। ये मत समझ बैठना कि वो आपको प्रेम करता है। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलबेड फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आईज। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दया का भाव है, जो प्रसन्नता का भाव है, जो आचरण आपका है, सदाचरण आपका है, उससे ज़्यादा बढ़ करके संसार में किसी प्रकार का सौंदर्य कभी नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। विद दिस रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक यू। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।